हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और ठीक है। और हमने आप लोगों को जो पेजेस वगैरह सेंड किए थे केमिस्ट्री के पहले से पढ़ने के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा था। आज ये कल वाली क्लास अटेंड करने से पहले पढ़ के रखा था। कुछ समझ में आया कि नहीं? अम्ल क्षार लवण जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा बेटा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में ब्लैक बोर्ड समरी हम जो कुछ भी लिखवा रहे हैं वही पूरे नोट्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अलग से कोई नोट्स नहीं है। ब्लैक बोर्ड से जो कुछ भी आप नोट कर रहे हो पूरे वही नोट्स हैं आपके, ठीक है। उन्हीं से रिलेटेड जब अभी आप एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे तो उन्हीं से ही ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ेंगे। और बुक के जो पेजेस वगैरह हम सेंड कर रहे हैं वो भी जो है संभाल करके पढ़िएगा उनको, ठीक है। तो कल बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था अम्ल क्षार और लवण चैप्टर, जिसमें हमने आप लोगों को अम्ल क्षार की डेफिनेशन बताई थी, उनके भौतिक गुण बताए थे और अम्लों के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। कि अम्लों के रासायनिक गुण क्या 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 होते हैं, कि वो धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं, धातु ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे क्रिया करते हैं। आज हम लोग करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण, कि क्षारक जो होते हैं, बेस जो होते हैं, उनके जो है रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ये हम लोग आज देखेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने कल अम्लों के लिए किया था वैसे ही आज हम लोग करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहला है क्षारकों की धातु के साथ क्रिया। साथ साथ मेरे नोट करते चलिए। क्षारकों की धातु के साथ क्रिया, आपने देखा था अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से क्षारक जो होते हैं वो भी धातु के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो उत्पन्न करते हैं, ठीक। अच्छा, इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे। लेकिन बेटा सभी जो धातुएं हैं वो सभी धातुएं जो है वो क्षारक के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कुछ खास धातुएं जो हैं वही, जैसे कि सोडियम और जिंक, एल्यूमिनियम और टिन, यही एक ऐसी धातुएं हैं जो कि जो क्षारकों के साथ जो है क्रिया करती है, वो भी स्ट्रॉन्ग क्षारक के साथ। सभी क्षारकों के साथ भी ये धातुएं जो हैं हर क्षारक के साथ, हर बेस के साथ क्रिया नहीं करती हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, और KOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, प्रबल क्षारक। तो ये धातुएं जो है, कुछ खास धातुएं कौन कौन सी है, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम और स्टैनिक, ये जो है ये धातुएं प्रबल क्षारकों के साथ क्रिया करती हैं। मतलब सारी धातुएं जो हैं वो क्षारकों के साथ क्रिया नहीं करती, कुछ खास धातुएं जो हैं वही जो है क्षारकों के साथ क्रिया करती हैं। और किन क्षारकों के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। देखते हैं हम लोग किस प्रकार से क्रिया करती हैं ये। चलिए पहले हम लोग जो है जिंक की अभिक्रिया कराते हैं। जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होती है, तो क्या बनता है, जिंक सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस H2, ये गैस बनी, ठीक है ना। ये आपका धातु है, सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये आपका क्या बना है, सॉल्ट बना है, ये आपका एक्वस में, और ये आपकी गैस है, ठीक। तो इसमें ये क्या है, इसका नाम क्या है, जिंक, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और क्या बन गया ये, सोडियम जिंकेट, सोडियम लवण है ये, सोडियम जिंकेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, लिख लीजिएगा इसमें,
ठीक है। तो क्षारकों की क्रिया आपने देखी कि क्षारक जो है धातुओं के साथ किस प्रकार से क्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि सभी धातुएं जो हैं वो बेसिस के साथ या क्षारकों के साथ क्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं जो हैं वो ही क्रिया करती हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके स्ट्रॉन्ग प्रबल क्षारक आते हैं, इन्हीं के साथ जो है ये धातुएं क्रिया करती हैं। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने। चलिए, इसके बाद दूसरी आती है आपकी आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारकों की क्रिया। दूसरा है आधात्विक नॉन मेटेलिक, आधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्षारकों की अभिक्रिया। क्षारकों की अभिक्रिया, ये पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। आधात्विक का मतलब क्या हुआ, नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। समझ में आया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड थी, ये थी मेटल्स के साथ थी, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया क्या होती है। अच्छा, इसमें क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं इनका नेचर कैसा होता है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब क्षारक जो हैं वो आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। लवण और क्या बनाएंगे, जल बनाते हैं। ठीक, लवण और जल बनते हैं। चलिए देखते हैं। आधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि जो ऐसे ऑक्साइड जो धातु के नहीं है, जैसे कि आपके कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, ये और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, आधात्विक ऑक्साइड है ये। तो इनके साथ जब अभिक्रिया होती है क्षारकों की तो किस प्रकार से होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसने अभिक्रिया करी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक, ये क्या है, आधात्विक ऑक्साइड है। और तो क्या बनेगा, ये Na2CO3 बन गया और जल निकल गया। ये देखिए संतुलित नहीं है, इसको, ये भी संतुलित नहीं थी बेटा, पहली वाली रिएक्शन भी, इसको भी संतुलित कर लीजिए। हाँ देखिए अब हो गई संतुलित। ये वाली भी संतुलित नहीं है, इसको भी संतुलित कर लीजिए। देखिए हो गया कि नहीं, 2 सोडियम इधर है, 2 सोडियम इधर है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 नहीं सॉरी 4 होनी चाहिए, 4 ऑक्सीजन है तो 1 ये 3 ये 4 हो गया। ठीक है ना, तो इसका नाम लिख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बार अभी हम लिख चुके हैं, यहाँ पे लिखिए, ये क्या है आपका एक्वस और ये क्या है गैस। समझ में आया कि नहीं। और ये आपका जो लवण बना है ये एक्वस में है और ये लिक्विड में है। तो इसका नाम आप लोग अभी लिख लिया, हमने लिखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इसका नाम लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का नाम मालूम ही है आपको, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखिए। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। जैसे हमने लाइन कर दी है, आप लोग लाइन करके मत छोड़ दीजिए, इनके नाम लिखिए तुरंत, अभी का अभी नाम लिखिए, जैसे जैसे नोट करते जा रहे हैं वैसे इसके नाम लिखिए। तो बेटा ये समझ में आई दोनों अभिक्रियाएं आप लोगों को। क्षारकों की आधात्विक का मतलब वे ऑक्साइड जो धातु के बने हुए नहीं है, तो कार्बन आपका आधातु है और सल्फर भी आपका आधातु, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, आधात्विक ऑक्साइड्स हैं। समझ में आया। तो इनके साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। आपने एक उदाहरण देने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं, एक उदाहरण आपने दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और जल बना। ठीक, समझ में आ गया। चलिए तीसरी, इसके बाद अब आता है आपका, ये हम रब कर रहे हैं, नोट कर लिए सब लोगों ने, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका अम्ल और क्षार किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं।
अम्ल के साथ अभिक्रिया। ये थर्ड नंबर है। मतलब अब क्षारक और अम्ल किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं ये हम लोग देखते हैं। क्षारक और अम्ल जो है आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्षारक प्लस अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। समझ में है ना? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ये बेटा उदासीनीकरण अभिक्रिया पे एग्जाम में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए क्वेश्चन आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो लिख लीजिए इसको, हम बोल रहे हैं आप लोगों को। लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण मीन्स सॉल्ट। समझ में आया? लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए या उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, पूछा जाता है। ठीक है, उदाहरण इसका लिख लीजिए। एक अम्ल ले लेते हैं, एक क्षार ले लेते हैं। ठीक है ना? NaOH ये क्या है? क्षार है। और अम्ल हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपस में अभिक्रिया करी तो क्या बन गया? NaCl बन गया और जल बन गया। ठीक, ये हो गई अभिक्रिया। ये क्या है आपका? दोनों सब एक्वस है। ये भी और ये क्या बन गया आपका? लिक्विड। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। ठीक, ये क्या है? क्षार है, क्षारक है। और ये क्या है? अम्ल है। और इनकी अभिक्रिया हुई तो क्या बना ये? सोडियम क्लोराइड ये क्या है? लवण या सॉल्ट। और ये जल। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में लिखेंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कि आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में भी ये नहीं कि खाली लिख दिया, उनके नाम सहित पूरा लिखेंगे, तभी हम आपको फुल मार्क्स इस क्वेश्चन पे मिलेंगे। ठीक है ना? तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या होता है? लवण और जल बनता है। कर लिया सबने? अच्छा, ये तो हो गए आपके क्षारकों के रासायनिक गुण। नोट कर लीजिए इसको। आ तो गया होगा ना? अच्छा बेटा, अब इसके बाद हम लोग करेंगे अम्ल और क्षारकों में क्या समानता है। मतलब सभी अम्ल एक जैसे, सभी अम्लों में और सभी क्षारकों में क्या समानता है। सभी
अम्लों और सभी क्षारकों में समानता। ये अगला टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने क्षारकों की रासायनिक गुण पढ़े थे। अच्छा, अब इसके बाद अगला हेडिंग आप लोग डालिए। सारे आप लोग नोट्स कर रहे हैं, नोट्स मतलब जो बना रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? अभी हमने कोई एक्सरसाइज नहीं दिया, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हैं। पहले हम लोग नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद फिर जो है क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए जाएंगे। ठीक है सब लोग? तो अब अगला टॉपिक आता है, सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। तो सभी आपने देखा कि जितने भी अम्ल हैं, सभी अम्ल जो है धातुओं के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। पहली जो आपने पहले अम्ल में देख लीजिए कि क्या है। अम्ल में आपने देखा कि सभी अम्लों और सभी क्षारकों में क्या समानता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग अम्ल लेते हैं। तो आपने देखा कि सभी अम्ल जो हैं धातु के साथ क्रिया करके क्या करते हैं, धातु से क्रिया करके क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस। क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने अम्ल हैं, सारे अम्ल हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ में कि ये क्या कॉमन हुआ इसमें, कि अर्थात सभी अम्लों में, अर्थात सभी अम्लों में हाइड्रोजन सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये अच्छा, ये समझ में आया कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपने देखा कि सभी अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अर्थात इससे हमें क्या पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होती है, हाइड्रोजन होती है, लिख लीजिए, हाइड्रोजन होती है। ठीक, अच्छा, दूसरा क्या है कि अम्लों में धनायन हाइड्रोजन आयन होता है और ऋणायन। देखिए, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है। और बेटा नोट करते चलिए सब लोग साथ साथ। और ऋणायन क्या क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या है, हाइड्रोजन, देखिए इसमें हाइड्रोजन जो है वो धनायन है और इसमें क्लोरीन क्या है, ऋणायन है। समझ में आया कि नहीं? और इसी तरीके से H2SO4 में हाइड्रोजन धनायन है और सल्फेट क्या है, ये ऋणायन है। ठीक, HNO3, ये सारे जो हैं अम्लों के नाम, ये अम्ल हैं। HNO3 में हाइड्रोजन जो है ये धनायन है और नाइट्रेट जो है ये ऋणायन है। समझ में आया कि नहीं? तो इन अम्लों के नाम हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। ये पहला वाला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, दूसरा वाला क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, समझ में आया? तीसरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सभी आपने देखा कि जितने भी अम्ल होते हैं, और भी कई अम्ल होते हैं, और इसके अलावा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बोलते हैं सिरका, विनेगर, है ना। इसमें हाइड्रोजन आयन जो है ये धनायन है और ऋण आयन होता है इसमें CH3
COO, ये क्या है इसमें ऋण आयन, इसका नाम क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके अलावा और भी बहुत सारे अम्ल होते हैं, साइट्रिक अम्ल। तो आपने देखा इसमें कि जितने सारे अम्ल, ये जो जितने भी हमने एग्जाम्पल आपको दिए, सभी में आपने क्या चीज़ कॉमन पाया कि सभी में हाइड्रोजन आयन होता है कि नहीं, सभी में हाइड्रोजन आयन। तो ये इसमें समानता है, ये अभी हम आपको अम्ल, सभी अम्लों की समानता बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है कि सभी अम्लों का में हाइड्रोजन आयन होता है, और ये जो होते हैं अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। और जब हम अम्लों को पानी में घोलते हैं, यानी इनका जलीय विलयन जो अम्लों का होता है, ये टूट जाते हैं और उसमें क्या उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। और इसी कारण, इसी हाइड्रोजन आयन के कारण ही सारे अम्लों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकी प्रकृति। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लों की प्रकृति जो होती है, नेचर उनका अम्लीय क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या होगा कि जब अम्लों को पानी में घोला जाता है तो सभी अम्ल जो होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और इसी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण ही अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। समझ में आया कि नहीं। और विद्युत धारा भी, अभी हम विद्युत धारा, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अगर हम अम्लीय किसी उसमें एक बीकर में अम्ल के जलीय विलयन ले लें, अम्ल का जलीय विलयन यानी पानी में अम्ल की बूंदें डाल दें और उसमें कैथोड और एनोड लगा दें और तार लगा करके एक बल्ब लगा दें, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी, जब बैटरी ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें पास होने लगेगा। यानी इसी हाइड्रोजन आयन के कारण ही जो है अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए लिख लीजिए इसको। ये तो हो गया आपका, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन होता है। इसके आगे लिखिए, इसी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण, विलयन की प्रकृति का मतलब नेचर, स्वभाव, विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, समझ में आया, अम्लीय होती है। और अम्लीय विलयन में अम्लीय होती है, अम्लीय विलयन में विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन के कारण ही होता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो आपने देखा है इसमें कि क्या सभी अम्लों में क्या समानता होती है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, धनायन हाइड्रोजन आयन होता है। और इसी धनायन हाइड्रोजन आयन के कारण ही अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और विद्युत धारा का प्रवाह भी इसी धनायन हाइड्रोजन आयन के कारण ही होता है। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं, जैसे HCl है, ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको हम अगर सूखे ऐसे ही अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें हम प्रवाहित करते हैं, तो ये जो है धनायन और ऋणायन में नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने पानी में नहीं घोला है। जब तक हम इसको पानी में नहीं घोलेंगे तब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। समझ में? अब हमने इसको क्या कर दिया, जल में घोल दिया, तो क्या बन गया, हाइड्रोजन, इसमें आपका हाइड्रोजन आयन तो निकलेगा प्लस क्लोरीन आयन भी निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये हाइड्रोजन आयन जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ये जो है जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। समझ में आया ना। तो ये इस अवस्था में
उपस्थित रहता है। हाइड्रोजन आयन जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो ये जल के कारण, जल के अणु से क्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। हमने जो बुक के पेजेस सेंड किए हैं आप लोगों को, कल जो किए थे उसमें हमने अंडरलाइन कर रखा है, बुक के पेजेस में अंडरलाइन कर रखा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और क्योंकि जब अभी हम एक्सरसाइज आप लोगों को करवाएंगे तो अब हम आप लोगों को एक एक क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हमने अंडरलाइन कर रखा है, साथ में हम नोट्स दे रहे हैं, उन्हीं से ढूंढ करके आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करने हैं। और जो हमें मालूम है कि जो आपको नहीं कर पाएंगे वही क्वेश्चन सब हम कराएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए बहुत ध्यान से जो हम पेजेस सेंड कर रहे हैं उनको भी ठीक से सेव करके रखिएगा, क्योंकि उसमें हमने अंडरलाइन कर रखा है सारे पेजेस में। आपने देखा होगा कि उसमें हमने अंडरलाइन कर रखा है। अंडरलाइन केवल इसीलिए कर रखा है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गया आपका, आपने देखा कि अम्लों में क्या समानता होती है। अब हम लोग देखते हैं क्षारकों में क्या होता है, कि जो क्षारक होते हैं सभी क्षारकों में क्या समानता होती है। बेटा ये नोट कर लिया सब लोगों ने? जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने अम्लों के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे क्षारक के बारे में, कि क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। ठीक, अच्छा, क्षारक में क्या होता है कि सभी क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। सभी क्षारक बेटा ये जो कुछ भी हम ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं ये आपको अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में सारा नोट करना है। ये नोट्स हैं, पूरे केमिस्ट्री के नोट्स हैं, इनको नोट करना है। ये नहीं कि खाली सुनते जाएं और वीडियो देख रहे हैं बस, खाली ये नहीं करना है, आपको नोट करना है उसको। सभी क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक, उदाहरण NaOH है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये इसके जलीय विलयन में क्या देता है, सोडियम आयन देता है, सोडियम धनायन देता है, प्लस हाइड्रोक्साइड ऋणायन देता है। ठीक, इसके अलावा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसमें क्या दिया, पोटेशियम आयन, पोटेशियम धनायन और हाइड्रोक्साइड आयन। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। इसमें क्या है, बेरियम आपका, इसमें बेरियम जो है ये धनायन है प्लस हाइड्रोक्साइड ऋणायन। ठीक, 2OH। समझ में आया कि नहीं? और NH4OH, ये इसमें NH4 धनायन है प्लस हाइड्रोक्साइड ऋणायन है। तो इनके नाम ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तीसरा क्या है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेटा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चार क्षारकों के नाम लिखिए, नाम और सूत्र लिखिए। समझ में आया? तो आपको नाम भी मालूम होना चाहिए, सूत्र भी मालूम होना चाहिए।
इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आपने देखा कि जितने क्षारक हैं सबके जलीय विलयन में क्या 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 उत्पन्न हुआ है आपका, ऋण आयन हाइड्रोक्साइड आयन जो है सभी ने ऋण आयन हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, देख रहे हैं ना। तो ये इनमें समानता होती है और इसी की उपस्थिति के कारण ही जो होता है क्या होता है कि विलयन जो होता है वो क्षारकीय होता है। समझ में आया कि उसका नेचर जो होता है वो क्षारकीय होता है और इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी अम्ल और क्षार दोनों के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ में आया कि नहीं। तो इसमें आपने ये सभी हाइड्रोक्साइड आयन होता है और इसी के कारण इसके बाद ये लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लीजिए, और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति के कारण क्षारकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ये आपका ये समानता है आपने सभी क्षारकों में। अच्छा, इसके बाद नोट एक वो लिख लीजिए, जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। समझ में, क्षार कहते हैं। जल में घुलन बेस, इनको जो है जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार या बेस कहते हैं। इनका स्वभाव, क्षार जो होते हैं, क्षार साबुन की तरह चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और संक्षारक तथा प्रकृति संक्षारक मतलब ये किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाए तो उसको, कपड़े को, कागज़ को क्या करते हैं, जला देते हैं, संक्षारक होती है। इसलिए इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए, इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए। समझ में आया। तो जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और इनकी ये कैसे होते हैं, छूने में साबुन, जैसे साबुन चिकना होता है, साबुन के समान चिकने होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं और ये संक्षारक प्रकृति का मतलब होता है अगर इन्हें कागज़ के ऊपर या कपड़े पे या लकड़ी पे डाला जाए तो वो उसको नष्ट कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए जो है कभी भी क्षारकों को, जो क्षार हैं, इनको चखना नहीं चाहिए, ना ही इनको छूना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग जरा इसमें देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज है। हाँ बेटा, पेज नंबर 24 हमारी किताब में पेज नंबर 24 में है। अब आपकी बुक जो आपने डाउनलोड करी है उसमें कौन सा नंबर पेज पे क्वेश्चन आंसर है इसके, सबने नोट कर लिया ये।
इसमें प्रश्न। हाँ बेटा, हमारी किताब में जो है इनका पेज नंबर ये 24 है। आपके उसमें कौन सा पेज नंबर होगा मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा देखिए, प्रश्न नंबर, पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बहुत सरल सा क्वेश्चन है। ज़रा इसको, ये क्वेश्चन जो है आपको हम इसलिए दे रहे हैं कि आपको अपने आप से करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने आप से करिएगा, और करने के बाद जो लोग कर लीजिएगा उसको अगर कर पाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर हम बताएंगे इसको। पहला क्वेश्चन आपको करना है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ। दही क्या होता है? अम्ल है। खट्टी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? अम्ल होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे पीतल और तांबा क्या है? धातु है। उनमें आपने खट्टी चीज़ें, अम्ल, दही जो है या कोई भी खट्टी चीज़ें, क्या हुआ? अम्ल हुआ। और आपने डाला तो क्या होगा? वो क्रिया कर लेंगे, लवण बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जो लवण बनाएंगे तो उससे क्या होगा? वो दही खराब सा हो जाता है। आप देखिएगा, कभी रख के देखिए, हरा हरा सा हो जाता है, वो खाने लायक नहीं होता है। कारण समझ में आ गया सबको? तो साइंटिफिक रीज़न ये नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दिया कुछ भी, उसमें लिखेंगे कि अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो जब हम पीतल या तांबे के बर्तन में अगर हम दही या खट्टी चीज़ें रखेंगे तो वो उससे क्रिया कर लेंगे, उसमें जो दही में उपस्थित अम्ल जो है वो जो है वो धातु के साथ क्रिया करके लवण बना लेगा, और जिससे कि वो पदार्थ जो है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर प्रायः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करें? ये क्वेश्चन ये हमने नोट्स में आपको अभी हमने बता ही रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया आपको, धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। समझ में आया ना? आपको जो हमने पेजेस सेंड किए थे इस चैप्टर के, उसमें आप लोग ये एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर ये लिखा हुआ है धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, वहाँ पे ब्लू कलर से जो है, जो ब्लू शेडेड पार्ट है उसमें एक्सपेरिमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, उसमें से प्रयोग पढ़ करके देखिएगा, और वो उसमें से ये आधा आंसर आपको उसमें से मिलेगा कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे, वो आप एक्सपेरिमेंट से देख के करिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरा, कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इसमें उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। चलिए इसको कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर इसको कल हम जो है कराएंगे इस क्वेश्चन को, थर्ड वाला। लेकिन करिएगा, जो लोग कर लीजिएगा वो अपने उसकी कॉपी की फ़ोटो खींच करके इसी ग्रुप में डालिएगा। ठीक है ना? तो हम उसको चेक कर लेंगे, और नहीं तो फिर कल हम इस क्वेश्चन को कराएंगे। समझ में आ रहा है? तो जितना हमने काम कराया है उतना लिख लीजिएगा, फेयर में पूरा काम आप लोगों का हो जाए। साथ ही साथ आप लोग पढ़ ज़रूर लीजिएगा। अगर आज की डेट में आपने नहीं पढ़ा तो ये समझ लीजिए पूरा चैप्टर सिर से निकल जाए, ऊपर से हट जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आएगा। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, कौन सी क्रिया क्या होती है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अभी का अभी करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा? चलिए इसके आगे का पार्ट हम लोग कल करेंगे।